माननीय सुप्रीम कोर्ट में बिहार की प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती में बीएड अभ्यर्थियों की एलिजिबिलिटी विचाराधीन हो चुकी है। और इन केस 1% भी अगर मान लिया जाए कि बीएड के अगेंस्ट में फैसला सुप्रीम कोर्ट दे देती है, उनके निगेटिव फैसला दे देती है और बीएड अभ्यर्थियों को रोक दिया जाता है अगर प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती में बिहार वाली जो चल रही है, उस केस में ये खबरें निकल करके आ रही हैं कि जो महिलाओं की सीट है वो नहीं भर पाएगी। क्या ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल है, इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। मान लीजिए 1% ही सही कि अगर महिलाओं की सीटें बच जाती हैं, नहीं भर पाती हैं, उस कंडीशन में अगले महीने एक नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है, जिसमें अपर प्राइमरी, टीजीटी और पीजीटी के पद पहले ही स्वीकृत किए जा चुके हैं। अब यहाँ से जो पद बचते हैं वो बैकलॉग में जाकर के आने वाली शिक्षक भर्ती में जुड़ सकते हैं, यानी अगली बार प्राथमिक के भी शिक्षक भर्ती आ सकते हैं अगर यहां से पद बचते हैं। उस कंडीशन में मैं बात कर रहा हूं। तो अगर महिलाओं की सीट बच रही है तो क्या वो महिलाओं के लिए ही आरक्षित रहेगी अगली भर्ती में? इसके रिगार्डिंग डिटेल में बात करेंगे, अंत तक जुड़े रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज, आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कि क्या वाकई में पद खाली रह सकते हैं। देखिए, आप अपने स्क्रीन पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन देख पा रहे होंगे। इस नोटिफिकेशन के पेज नंबर 9 पर जब आप जाएंगे तो यहाँ पर क्या मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स रखा गया है, कैटेगरी वाइज इसका जिक्र किया गया है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे, ध्यान से देखिएगा, मेंशन किया गया है कि जो अनरिजर्व के कैंडिडेट होंगे उनके लिए 40%, पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 36.5%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 34%, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति कॉमा करके महिलाओं तथा निःशक्त उम्मीदवारों के लिए 32% मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स रखा गया है। आप एक वर्ड ध्यान से देखिएगा, जो कैटेगरी का लाभ दिया जा रहा है वो सिर्फ बिहार के अभ्यर्थियों को ही मिलेगा, ठीक है। लेकिन महिलाओं वालों में कैटेगरी नहीं मेंशन किया गया है, वहां पर कॉमा करके महिलाओं और निःशक्त उम्मीदवारों की बात की गई है। यानी कि अगर आप अदर स्टेट के महिला हैं या फिर अदर स्टेट के दिव्यांग हैं, जो फिजिकली हैंडीकैप्ड होते हैं, उन दोनों के लिए जो क्वालिफाइंग मार्क्स है वो 32% है। ध्यान से समझिए, महिलाओं को कैटेगराइज नहीं किया गया है, महिलाओं को कॉमा करके पूरी महिलाओं को एक ही साथ लिखा गया। चाहे आप ओबीसी की महिला हैं, एससी एसटी की महिला हैं, या फिर किसी भी कैटेगरी की महिला है, या फिर अनरिजर्व कैटेगरी की महिला है, सबके लिए क्वालिफाइंग मार्क्स 32% है। यानी कि जो बिहार के बाहर की महिला हैं उनके लिए भी क्वालिफाइंग मार्क्स 32% ही रखा गया है। अब टोटल 120 क्वेश्चन थे, 120 क्वेश्चन का अगर आप 32% निकालते हैं तो 38.5 नंबर आता है, ठीक है। 120 का 32% अगर आप निकालेंगे तो 38.5 मार्क्स आता है, यानी कि 38.5 नंबर। अब आप खुद सोचिए कि 38.5 नंबर 120 में से महिलाएं नहीं ला सकती हैं। ये बिल्कुल निराधार बात चल रही है कि महिलाओं की सीटें खाली रह जाएंगी। इसके अलावा 9 अगस्त 2023 को आयोग ने एक पब्लिक नोटिस निकालते हुए ये सूचना दी थी कि हमें एटलीस्ट 75% सीटों को भरना ही है कैसे भी करके। उसके लिए अगर मेरिट को लोअर डाउन भी करना पड़े तो हम लोअर डाउन करेंगे, लेकिन ये केवल 75% सीटों तक ही मान्य होगा। कहने का मतलब कि अगर हमारे पास 75% सीटें नहीं भर रही हैं तो हम मेरिट को लोअर डाउन कर सकते हैं, जो क्वालिफाइंग मार्क्स है उसको लोअर डाउन कर सकते हैं। तो ये संभावनाएं जो है कि सीटें नहीं भरेंगी वो उस कंडीशन में होगा जब माध्यमिक और उच्च माध्यमिक है उसमें वहां पर अप्लाई होगा, क्योंकि वहां पर नंबर ऑफ कैंडिडेट ही कम थे। लेकिन प्राइमरी की अगर बात करें तो डीएलएड वाले अभ्यर्थियों की संख्या 3,80,000 के आसपास है। तो यहां पर शायद ही इस प्रकार की संभावना बने कि मेरिट को लोअर डाउन करना पड़े। यहां सभी सीटें भरने की पूर्ण संभावना है, जो इनके द्वारा क्वालिफाइंग मार्क्स बताया गया है उसी के आधार पर। चलिए 1% ही सही मान लेते हैं कि महिलाओं की सीटें नहीं भर पाई। उस कंडीशन में क्या होगा, अगली भर्ती में अगर ये बैकलॉग के तौर पर जाकर के जुड़ती है तो अगली भर्ती में ये जो महिला की सीट खाली रह रही है क्या वो महिलाओं के लिए ही जाएगी? देखिए ध्यान से समझिएगा, भारतीय संविधान जिस प्रकार से रिजर्वेशन पॉलिसी लागू करने के लिए कहता है वो ये है कि कम से कम जो आरक्षण का लाभ दिया गया है, जैसे कि ओबीसी को 27%, यानी वो कम से कम रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए किसी भी विभाग में। मान लीजिए किसी विभाग में, जैसे शिक्षा विभाग में मान लीजिए टोटल 100 टीचर्स की रिक्रूटमेंट हो रही है, तो भारतीय संविधान ये कहता है कि उसमें कम से कम 27 ओबीसी के होने चाहिए। कम से कम वर्ड यूज करने का मतलब कि अधिकतम कितना भी हो सकता है, लेकिन मिनिमम 27 तो होना ही चाहिए। यहां तक क्लियर हो गया? अब देखिए, जो 80,000 पद विज्ञापित किए गए थे, उन 80,000 पदों में से जो अलग अलग सब्जेक्ट वाइज है, जैसे सामान्य का है, उर्दू का है, बांग्ला का है, उसको तो अलग कैटेगराइज कर दीजिए। यहाँ पर मैं राउंड फिगर मान करके चल रहा हूँ कि 80,000 मान लीजिए कि राउंड फिगर कर देना है ताकि चीज़ों को कैलकुलेट करने में और समझने में आपको आसानी हो। मान लीजिए टोटल 80,000 पद हैं, ठीक है, और सब्जेक्ट वाइज वो अलग अलग चीज़ें आप समझ रहे होंगे। तो 80,000 का सबसे पहले
वर्टिकल रिजर्वेशन के आधार पर कैटेगराइज किया जाता है। जैसे 80,000 का 27% ओबीसी के लिए निकाल दिया जाएगा, उसके बाद से एसटी का, एससी का अलग अलग प्रतिशत निकाल दिया जाएगा और सीटें उनके लिए आरक्षित कर दी जाएंगी। इसके अलावा अनरिजर्व का 40% निकाल दिया जाएगा और उनके लिए सीटें आरक्षित हो जाएंगी। इसके अलावा 10% ईडब्ल्यूएस का निकाल दिया जाएगा और उनके लिए सीटें आरक्षित हो जाएंगी। अब यहाँ पर ये वर्टिकल रिजर्वेशन चल रहा है। सबसे पहले वर्टिकल रिजर्वेशन में कैटेगराइज किया जाता है, उसके बाद हॉरिजेंटल रिजर्वेशन आता है। महिलाओं को जो आरक्षण दिया गया है वो हॉरिजेंटल रिजर्वेशन दिया गया है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन में बातें मेंशन की गई हैं। यानी इसका मतलब ये हुआ कि 27% सीट जो पहले ओबीसी के लिए निकाल दी गई, 40% सीटें जो अनरिजर्व के लिए निकाल दी गई, अब उस ओबीसी के 27% का फिर 50% महिलाओं के लिए अलग कर दिया गया और पुरुषों के लिए अलग कर दिया गया। यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहां पर सबसे पहले कैटेगरी वाइज डिफरेंशिएट करने के बाद उसमें 50% महिलाओं को आरक्षण दिया गया है। अब यहां से जो अगर सीटें महिलाओं के लिए बचती हैं, जैसे मान लीजिए ओबीसी महिला की सीट बच गई, ध्यान से समझिए मैं क्या बोल रहा हूं। मान लीजिए ओबीसी महिला की सीट बच गई, तो सबसे पहले इसको कैसे डिफरेंशिएट किया गया था? पहले 100 सीटों में से 27% सीटों को बांटा गया था ओबीसी के लिए, उसमें से 50% सीटें महिलाओं के लिए बांटा गया था। तो यहां पर हॉरिजेंटल रिजर्वेशन से संबंधित जो सीटें होती हैं, अगर वो बैकलॉग में जाती हैं तो वो फिर अगली भर्ती में अगर जुड़ती है तो वो महिलाओं के लिए हॉरिजेंटल सीटें कभी भी रिजर्व नहीं होती हैं। जो सीटें रिजर्व होती हैं बैकलॉग के तौर पर वो वर्टिकल रिजर्वेशन वाली होती है। कैसे? ध्यान से समझिएगा। यहां पर मान लीजिए कि 100 सीट है टोटल और उसमें 27 सीट है, और मान लीजिए 27 सीट में से ओबीसी के केवल 10 कैंडिडेट ही मिले और 17 सीट बाकी रह गई। अब ये 17 सीट जो है वो ओबीसी की अभी भी बची है, मान लीजिए अगली भर्ती में जाकर के जुड़ती है, तो भारत का संविधान ये कहता है कि किसी भी भर्ती में 27% एटलीस्ट होना चाहिए। अब वो महिला भी हो सकती है और मेल भी हो सकता है, ठीक है। भारतीय संविधान कहता है कि वो महिला भी हो सकती है और मेल भी हो सकता है। हमें केवल ये देखना है कि 27% ओबीसी होना ही चाहिए। यहां तक समझ में आ रहा है? अब अगली भर्ती में जब मान लीजिए महिलाओं की सीट बची है, तो वो महिला तो राज्य सरकार अपने क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते हुए महिलाओं के लिए रिजर्व की हुई है ना। एक्चुअली वो सीट किसकी है? वो सीट ओबीसी की है। तो जब अगली भर्ती में जब हो जाएगा तो वो महिलाओं के लिए रिजर्व नहीं होगा, वो रिजर्व हो जाएगा ओबीसी के लिए। और अब चूंकि प्राइमरी के लिए कोई भी नया पद सृजित नहीं किया गया, प्राइमरी के लिए कोई भी नया पद सृजित नहीं किया गया है, तो मान लीजिए कैटेगरी वाइज यहां पर सीटें बचती हैं, तो वो अगली भर्ती अगर आएगी तो उसी कैटेगरी में आएगी। ऐसा नहीं है कि वो 100% ओवरऑल मान करके फिर 27% ओबीसी में बांटा जाएगा, नहीं। क्यों नहीं ऐसा होगा? क्योंकि भारत का संविधान ये कहता है कि मिनिमम 27% ओबीसी के लिए होना चाहिए। तो इस भर्ती में अभी 27% नहीं हुआ है, तो वो सीटें ऑलरेडी रिजर्व हैं किसके लिए? ओबीसी के लिए। और अगर वो बैकलॉग में जाती हैं तो वो अगली बार भर्ती में आएगी तो वो ओबीसी में ही आएगी। आप लोगों ने देखा होगा कई बार जब पद विज्ञापित होते हैं तो आप लोग को लगता होगा कि टोटल वैकेंसीज 100% को रिप्रेजेंट करे, उसमें 27% ओबीसी का होना चाहिए, एससी का इतना होना चाहिए, एसटी का इतना होना चाहिए और ये सभी चीज़ें होनी चाहिए। लेकिन उसमें कभी कभी आपको देखने को मिलता होगा कि ओबीसी की सीटें ज़्यादा हैं, एससी की सीटें ज़्यादा हैं, एसटी की सीटें ज़्यादा हैं, जो रिजर्वेशन होता है उससे ज़्यादा। वो इसी वजह से होता है कि जो पिछली भर्ती थी उसका बैकलॉग जो बच गया है, क्योंकि भारत का संविधान ये कहता है कि आपका उतना प्रतिशत होना चाहिए। अब बैकलॉग की सीटें मान लीजिए ओबीसी की बची हुई हैं और अगला पद अगर सृजित किया गया, मतलब नया वैकेंसी है, उसमें भी तो 27% ओबीसी होगा, 27% उसका और पिछला बैकलॉग जो ओबीसी का बचा हुआ है वो जोड़ करके 27% से ज़्यादा दिखने लगता है। इसी को लेकर के अभ्यर्थी कंफ्यूज होते हैं कि नए पद में 27% से ज्यादा ओबीसी को कैसे दे दिया गया। तो कहने का मतलब कि जो कैरी फॉरवर्ड होते हैं भर्तियों के पद, वो भारत के संविधान के अंतर्गत जो वर्टिकल रिजर्वेशन होता है उसके अनुसार कैरी फॉरवर्ड होते हैं। वहां पर हॉरिजेंटल के अनुसार कैरी फॉरवर्ड नहीं होते हैं। जो हॉरिजेंटल रिजर्वेशन दिया जाता है वो वर्टिकल के अंदर ही समाहित होता है। यानी कि महिला की अगर सीट बचती है तो वो किस महिला की कैटेगरी की सीट है। अगर एसटी की महिला की कैटेगरी की सीट है तो वो एसटी के तौर पर फॉरवर्ड होगी और वो एसटी में मेल भी आएगा और फीमेल भी आएगा अगली बार। यानी कि मान लीजिए अगली बार पद विज्ञापित हुए ओबीसी के, मान लीजिए कि 10 पद विज्ञापित हुए, तो 10 पद, चूंकि नई भर्ती तो है नहीं तो यहीं केवल कैरी फॉरवर्ड होगा, तो 10 ओबीसी के पद हो रहे हैं। तो भले ही यहां से 10 महिलाओं के ओबीसी के पद बचे थे, लेकिन अगली बार जाएगा तो वो ओबीसी के 10 पद माने जाएंगे और उसमें से 5 पद महिलाओं के लिए 50% रिजर्वेशन के अंतर्गत रिजर्व हो जाएंगी और बाकी के 5 पद ओपन सीटें रहेंगी। और ओपन भी कैसी? ओबीसी में ओपन। ओबीसी में ओपन कहने का मतलब कि उस सीट पर, जो ओपन सीट में बता रहा हूं 5 सीटें ओपन, उस पर ओबीसी का मेल जा सकता है या फिर ओबीसी की फीमेल जा सकती है। ध्यान से समझिएगा, ये जनरल वाला ओपन मत समझिएगा, ये ओबीसी का ओपन होगा जो कि ओबीसी के मेल या फिर ओबीसी की फीमेल से भरे जा सकते हैं। कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का एक वर्डिक्ट है कि हॉरिजेंटल हो या फिर वर्टिकल हो, किसी भी प्रकार का रिजर्वेशन हो, अगर एक कैंडिडेट
मेरिटोरियस है और अगर ओपन सीट पर फाइट करने के बराबर उसका नंबर है तो वो ओपन सीट लेगा, ना कि अपने हॉरिजेंटल रिजर्वेशन या फिर वर्टिकल रिजर्वेशन वाली सीट लेगा। तो इस प्रकार की चीज़ें होती हैं। उम्मीद करता हूं आप सभी के डाउट क्लियर हो गए होंगे। बावजूद इसके अगर आपका कोई प्रश्न रह जाता है तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।